आज सुमन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी ननद काव्या ने सुबह ही उससे कह दिया था कि दोपहर में उसे छोले भटूरे खाने हैं, लेकिन सुमन को बुखार हो गया था तो उसने शाही पनीर, रोटी और दाल चावल तैयार कर दिए थे। सुमन आजकल बहुत उदास रहती थी। जब तक उसकी सास इस दुनिया में थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सास के गुजरने के बाद उसके पति अमित और उसकी ननद दिन रात उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे। उसकी ननद उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि वह उससे छोटी थी, लेकिन फिर भी सास के गुजरने के बाद मानो वह सास का स्थान ले लेना चाहती थी। और उसका पति अमित तो पता नहीं किस प्रकार का इंसान था। घर गृहस्थी से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था। वह पत्नी को बस मन बहलाने की वस्तु ही समझता था। अब सुमन के मायके में भी कोई उसे सपोर्ट करने वाला नहीं था। उसके माता पिता बहुत पहले ही दुनिया से जा चुके थे और भैया भाभी उससे कोई खास मतलब नहीं रखते थे। तो एक तरह से उसका मायका खत्म ही हो गया था। इसी बात का फायदा उठाकर हमेशा उस पर अत्याचार करता रहता था। उसे लगता था कि वह इस दुनिया से ही चली जाए, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करके वह जिए जा रही थी कि कभी ना कभी तो उसके जीवन में भी खुशियां आएंगी। उस दिन जब उसकी ननद ने खाना परोसने को कहा और उसने खाना परोस कर दे दिया, तो उसकी ननद ने न आओ देखा न ताओ और एक जोर का थप्पड़ अपनी भाभी को मारते हुए बोली कि यह क्या बनाया है तुमने? मैंने तुम्हें छोले भटूरे बनाने के लिए कहा था ना। सुमन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी ननद उससे छोटी होने के बावजूद उसे थप्पड़ मारेगी। तभी वह गुस्से में उसे देखते हुए बोली, अब ऐसे मुझे गुस्से से घूर क्या रही हो? मेरे थप्पड़ से मन नहीं भरा? रुको, मैं अभी भैया को भी बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, भैया देखो ना, मैंने भाभी से कहा था कि मेरे लिए छोले भटूरे बनाए, फिर भी यह गवार औरत पनीर बनाकर लाई है। खुद से छोटी ननद के थप्पड़ से अभी तक वह सुन खड़ी थी कि तभी उसका पति भी आ गया और बहन के भड़काने पर गुस्से में बौखलाकर उसका बाल अपनी मुट्ठी में जोर से कसकर खींचते हुए कहा, मेरी बहन की फरमाइश पूरी क्यों नहीं की तूने? सुमन दर्द से छटपटा उठी। वह अपना बाल उसकी मुट्ठी से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसका पति गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अब पता चला तुझे कि अगर तू मेरी बहन की फरमाइश पूरी नहीं करेगी तो तुझे कितना दर्द झेलना पड़ेगा। इतना कहकर उसने गुस्से में उसे धक्का मार दिया। वह दीवार से जा टकराई और उसके सिर में जोर की चोट लग गई। वह अपना सिर पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी ननद कुटिलता से मुस्कुराते हुए खाने की थाली लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उसके सामने ही उंगलियां चाट चाट कर पनीर खाते हुए उसे चिढ़ाने लगी। जब नम आंखों से सुमन ने अपनी ननद की ओर देखा तो उसकी ननद इशारा करते हुए पूछने लगी कि और थप्पड़ चाहिए क्या? सुमन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसे लगा जैसे वह किसी पराए घर में खड़ी हो। अरे पराए लोग भी छोटी सी बात पर इस तरह हाथ नहीं उठाते, लेकिन ये लोग तो न जाने किस मिट्टी के बने थे जो घर की बहू पर हाथ उठाकर अकड़ दिखा रहे थे। आज उससे रहा नहीं गया। वह गाय से शेरनी की भांति तड़प उठी। वह खड़ी हुई और अपने पति के सामने जाकर खड़े होते हुए बोली कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? उसका पति गुस्से में भड़क गया और कहने लगा, लगता है तेरे लिए इतनी पिटाई काफी नहीं है, और मुंह चलाने से पहले यह तो सोच कि किसकी छत के नीचे खड़ी है तू। अपना दिमाग ठंडा रखा कर, वरना घर से निकाल दूंगा ना तो कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। इधर पीछे बैठी ननद व्यंग्य से मुस्कुरा उठी। तब सुमन को भी बहुत तेज गुस्सा आया। वह उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके आगे से थाली खींचते हुए बोली कि अगर तुम्हें पनीर की सब्जी खानी नहीं थी तो अभी उंगलियां चाट चाट कर यह सब्जी क्यों खा रही हो? छोड़ो मेरा बनाया हुआ खाना, मत खाओ तुम। उसकी ननद गुस्से में कहने लगी, लगता है एक थप्पड़ से तुम्हारा मन नहीं भरा। अरे यह घर मेरे भैया का है, मैं उनकी कमाई खा रही हूँ, तो तुझे क्या? इतना कहकर जैसे ही उसकी ननद ने उस पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो इस बार सुमन ने भी पलटकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया और गुस्से में बोले कि तुम मुझसे छोटी हो, अपनी मर्यादा में रहना सीखो। इस पर उसकी ननद गुस्से से बौखला गई
और तुरंत ही अपने भैया को फोन करके रोना शुरू कर दिया कि भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया है। फिर फोन काटने के बाद सुमन को धमकाते हुए बोली, रुक, अभी भैया घर आ रहे हैं, फिर तुझे बताएंगे। सुमन का दिमाग अब तेजी से चलने लगा था। वह तुरंत ही अपने कमरे में गई और उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसका पति दरवाजे पर आकर जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहने लगा, मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? बाहर निकल, मैं अभी तुझे अच्छा सबक सिखाता हूँ। लेकिन सुमन ने दरवाजा नहीं खोला। तब उसका पति गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, और कब तक यूं ही कमरे में छुपकर बैठी रहेगी तू? मैं भी देखता हूँ, आज तो तेरी जान लेकर रहूंगा। तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वह सकपकाकर पीछे देखने लगा। पीछे खड़े इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने अमित को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, अब सबक सीखने की बारी तुम्हारी है बच्चों, चलो अब जेल की सलाखों के पीछे। यह मारपीट का गेम हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। पुलिस को देखते ही अमित के पसीने छूट गए। वह सकपकाते हुए कहने लगा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? यह तो घरेलू बात है। इंस्पेक्टर साहब ने गुस्से में कहा, यह घरेलू बात नहीं है, ये घरेलू हिंसा है। तुम्हारी पत्नी सुमन ने फोन करके हमें सब कुछ बता दिया, और इतनी देर से जो तुम उसे धमका रहे थे वह भी हमने फोन पर सब कुछ सुन लिया है। अब तुम अपनी सफाई जेल में देना। लेडी कांस्टेबल ने उसकी ननद काव्या को भी गिरफ्तार कर लिया। घरेलू हिंसा के अपराध में दोनों भाई बहन को जेल की सजा हुई और सुमन ने अमित से तलाक ले लिया था। मुआवजे के रूप में जज साहब ने उसे उस घर में रहने का अधिकार दे दिया था। सुमन अपने ससुराल वाले घर में अब अकेले आराम से रह रही थी। अब कोई भी उस पर हाथ नहीं उठाता था, ना ही कोई उसे ताने मारता था। उसने खुद के लिए हिम्मत दिखाई थी, तो आज वह उन घटिया लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं थी जो उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते रहते थे। सुमन अब अकेली थी और अपने जीवन की दिशा वो खुद उसे निर्धारित करनी थी। तो उसने जॉब की तलाश शुरू की। शुरुआत में तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसमें आत्मविश्वास की भी कमी थी, लेकिन धीरे धीरे वह बाहर निकलने लगी तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता चला गया। अब वह जॉब करती थी, अपना खर्च खुद उठाती थी, लेकिन अकेले घर में उसे अच्छा नहीं लगता था। वह किसी विवाहित जोड़े को देखती थी तो उसके दिल में एक हुक सी उठती थी कि उसकी क्या गलती थी जो उसे वैवाहिक सुख नहीं मिला। उसके मन में यह भावना आती थी कि काश कोई उससे भी प्यार करता, उससे भी दुलार देता, उसे भी तो पति का प्यार पाने का अधिकार था। खैर, देखते ही देखते अकेले रहते हुए उसे 1 साल हो चुके थे। अब उसने घर के बाहर ही एक श्रृंगार की दुकान खोल ली थी, तो उसे कहीं जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़का चूड़ियां खरीदने के लिए आया, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस नाप की चूड़ियां ले। सुमन हंस पड़ी और कहने लगी कि आप जिनके लिए चूड़ियां ले रहे हैं उन्हीं को लेकर आइए। तो वह लड़का कहने लगा, नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। सुमन सोच में पड़ गई कि कितनी खुशकिस्मत होगी वह औरत जिसके लिए यह चूड़ियां खरीद रहा है। खैर, थोड़ी देर तक सोचने के बाद उस लड़के से कहा कि मैं यह चूड़ियां ले जाता हूँ, अगर छोटी बड़ी हुई तो आप वापस तो कर लोगी ना? सुमन ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन वह लड़का एक बुजुर्ग महिला के साथ आया और कहने लगा, मैं कल जो चूड़ियां लेकर गया था ना, वह छोटी हो गई। यह मेरी माँ है, मैं इनके लिए ही चूड़ियां लेकर गया था। आप प्लीज इनके साइज की चूड़ियां दिखा दीजिए। सुमन का मन उस लड़के के प्रति सम्मान से भर गया जो अपनी बुजुर्ग माँ के लिए इतना सोच रहा है। उसने पूरे सम्मान के साथ उन लोगों को बिठाया और चूड़ियां दिखाने लगी। बातों ही बातों में उस औरत ने बताया कि उनके बेटे का नाम विनय है। विनय की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था जो अभी स्कूल गया हुआ था। यह सब जानकर सुमन को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगी कि अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों होता है। खैर, बातचीत के दौरान पता चला कि वे लोग पिछली गली में ही नए नए रहने के लिए आए हैं। बातों ही बातों में सुमन ने भी अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी विनय की माँ को दे दी थी। तो विनय की माँ कहने लगी, बेटा, खुद को कभी अकेली मत समझना, कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। फिर अगले सप्ताह विनय के बेटे अंश का जन्मदिन था, तो उन्होंने उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी कर दिया था। अब एक ही मोहल्ले की बात थी, तो सुमन उन्हें इनकार नहीं कर पाई। वह पार्टी में गई तो यह देखकर बहुत दुखी हुई
कि विनय का 5 वर्षीय बेटा पार्टी में अपनी माँ के लिए रो रहा था। सुमन के मन में अचानक से ममता का सागर उमड़ आया और वह उस बच्चे को चुप कराने के लिए पहुंच गई। धीरे धीरे वह उस परिवार से जुड़ती चली गई। सप्ताह भर की थकान के बाद संडे को वह अक्सर ही कोई न कोई पकवान बनाकर वहां पहुंच जाती थी। विनय तो अक्सर खामोश ही रहता था, लेकिन विनय की माँ राधिका जी और उसका बेटा अंश सुमन से घुल मिल गए थे। राधिका जी की अनुभवी आंखें बहुत कुछ देख रही थीं और वह अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोच रही थी। एक दिन उन्होंने विनय को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा, अब तुझे भी दोबारा घर बसा लेना चाहिए। विनय का सिर झुक गया और वह कहने लगा, माँ, क्या कोई औरत मेरे बेटे को माँ का प्यार दे पाएगी? तब राधिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बेटा, तेरे मन में इतना आश्चर्य क्यों है? देख, सुमन भी तो अपने अंश से कितना प्यार करती है। यह सुनकर विनय चौंक कर माँ की ओर देखने लगा तो राधिका जी बोली, बेटा, वह भी तो अकेली ही है, उसे भी तो किसी सहारे की जरूरत महसूस होती होगी। क्यों ना तू उसे ही अपने जीवन संगिनी बना ले। विनय बोल पड़ा, लेकिन माँ, सुमन को भी तो इस बात के लिए तैयार होना चाहिए ना। राधिका जी हल्के से मुस्कुरा उठी और कहने लगी, बेटा, मैंने तो उसके मन की बात पहले ही उससे पूछ ली है। वह भी अपने अकेलेपन से परेशान है, उसे भी किसी परिवार की जरूरत है। अब तो फैसला तेरे ही हाथों में है। यह सुनकर विनय शर्मा गया और उसने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। फिर एक दिन मंदिर में उन दोनों की शादी हो गई। अब सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे थे और सुमन के जीवन में फिर से खुशियों की बहार आ गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।